हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात जो कर रहे हैं स्टडी के क्लासेस में, वो बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिसोर्स के अकॉर्डिंग और डेवलपमेंट जो दो टर्म्स हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इन दोनों टर्म्स से आपको क्या पता है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम जब बात कर रहे हैं रिसोर्स की, रिसोर्स क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्स क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चरली उसे एक्सेप्ट किया गया है। टेक्नोलॉजिकली वो एसेस किया जा सकता है और इकोनॉमिकली फीसेबल। यानी रिसोर्स क्या है? कल्चरली एसेसेबल, उसे कल्चरली हमने एक्सेप्ट किया है। फिर आता है टेक्नोलॉजी की एसेसेबल, यानी टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, यानी हमने टेक्नोलॉजिकली उसको एसेस, उसे यूज करना सीखा है। फिर आता है इकोनॉमिकली फीसेबल। इकोनॉमिकली फीसेबल यानी इकोनॉमिकली हम लोगों ने उसे यूज करना सीखा है, उससे पाना सीखा है पैसों के थ्रू। फिजिकल एनवायरनमेंट से यहाँ फिगर देख रहे होगे, टेक्नोलॉजिकली इंस्टीट्यूशन यानी कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिक, ह्यूमन बींग्स। फिजिकल एनवायरनमेंट बुक्स में भी दिखा देती हूँ आपको। ये चीज होती है ना कि बुक्स में यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया आई थिंक सही है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सी, इसमें आप देखोगे कि इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें बताई। जब हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, तो हम सोचते हैं कि कैसे। सी, इंटरडिपेंडेंस रिलेशन है नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन पे। किसका इंटरडिपेंडेंस रिलेशन है? टेक्नोलॉजिकली इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट का, ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। फिर आता है टॉपिक रिसोर्स कैसे होते हैं। रिसोर्स हमने देखा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली फीसेबल। अब बात आती है रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। रिसोर्सेज जो है वो मैंने बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए। दैट इज, पहला बेस है हमारा ओरिजिन, यानी वो कैसे ओरिजिनेट हुए। पहला इसमें बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक प्लांट्स एनिमल्स, अबायोटिक एयर वाटर। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्ट कितनी जल्दी होते हैं। रिन्यूएबल वाटर, रिन्यू यूज किया जा सकता है, रिन्यू यानी रीयूज किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल कोल, कोल को एक बार यूज करने से वापस यूज नहीं कर सकते हो, चला गया चला गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हमारी ओनरशिप के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल, मेरे सिंगल में क्या आएगा ओनरशिप में? हाउस, कार, है ना। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। फिर बात आती है नेशनल। नेशनल की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ, रेलवेज, यानी देश के अकॉर्डिंग नेशनल यानी नेशन, नेशन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना है ना, रेलवेज, ये सब नेशनल में आते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल, यानी माउंटेन्स, सीज, ये सब इंटरनेशनल में इंक्लूड है। फिर आता है ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कितना वो डेवलप्ड है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? पोटेंशियल, विंड एनर्जी, डेवलप क्या हो चुके हैं? कोल एनर्जी। स्टॉक में क्या है? वाटर और मिनरल्स। रिजर्व्स में क्या है? फॉरेस्ट और रिजर्वोयर्स। फिर आता है रिसोर्सेज का डेवलप। अभी हमने रिसोर्सेज देखा, रिसोर्सेज क्या टॉपिक का नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमने रिसोर्स देख लिया, अब बात आती है डेवलपमेंट की। किसकी? डेवलपमेंट की। तो जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर की। क्या है? गिफ्ट्स की फ्री गिफ्ट है नेचर का, जिसकी वजह से पीपल जो है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज, यानी हम मान चुके हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो मांग चुके हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, हमारा तोहफा है नेचर ने जो हमें दिया है। इसलिए लोग जो है उन्हें बिना उनका देखे कि वो है या नहीं फ्यूचर के लिए, उन्हें यूज करते रहते हैं। फिर देखो मेजर प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या क्या आती है। एक्यूमुलेशन होता है रिसोर्सेज का कुछ हाथों में, जो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। आप सी देखो, कुछ रिसोर्सेज जो होती है हमारी, कुछ रिसोर्सेज जो है वो कुछ लोगों के हाथ में,
रिसोर्सेज जितनी कम होंगी, हम जितना यूज करेंगे उन्हें, उनका उतना यूज कम होता जाएगा। जितना कम होता जाएगा तो वो क्या करते हैं, उनका बैलेंस, उनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? प्राइसिंग। और जब प्राइसिंग बढ़ेगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सोसाइटी को वो चीज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, दैट इज रिच एंड पुअर। जब हम देखते हैं सोसाइटी को तो हम देखते हैं कि जो प्राइसिंग है वो क्या कहते हैं, 2 चीजों में डिवाइड कर रही है, रिच एंड पुअर। जब ये रिच और पुअर में डिवाइड कर रही है तो हम लोगों के लिए आ जाता है, सोसाइटी को हम लोग ही डिवाइड कर रहे हैं, कोई और नहीं कहते। कि हम कहते हैं कि अमीरी गरीबी बहुत है। क्यों है? क्योंकि हम ही रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर रहे। अगर सही से यूज करेंगे तो ये रिच और पुअर वाला फैक्टर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर रिसोर्सेज के डिप्लीशन की वजह से वो सेटिस्फाई कर रहा है रीच कुछ इंडिविजुअल्स। अब कुछ में कौन आता है? ये कह रहा है डिप्लीशन जो है रिसोर्सेज का वो सेटिस्फाई कर रहा है ग्रीड यानी लालच कुछ लोगों का। कुछ में कौन आते हैं? भाई गरीबों को खाना नहीं, नौकरी नहीं, रहने का घर नहीं, नॉर्मल नेसेसिटी क्या होती है जिंदगी की, रोटी कपड़ा मकान और जॉब। ठीक है, ना गरीबों पे फूड, ना रहने का, ना हेल्थ अच्छी रहती है उनकी, ना शेल्टर, ना जॉब। रिच पे तो सब है ना, तो यही चीजें वो यूज करते हैं। और कुछ इंडिविजुअल्स में आते हैं रिच, स्पेशली रिच आते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिसोर्सेज का ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो चुका है। यानी हम ना देखे, जैसे हम कहते हैं ना भाई इतने पैसे खर्च करो, हम मिडिल क्लास में क्या होता है, इतने खर्च करूंगा, ठीक है, नहीं नहीं इतना खर्च करता हूँ, हम मेंटेन करते ना, हाथ कहते कंट्रोल में हमारा, राइट। तो वही चीज अगर हम रिसोर्सेज के मामले में नहीं कर रहे, करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है। क्या क्या? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर हमारी कम हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लैंड डिग्रेड हो रही है। फिर एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप बहुत जगह पढ़ोगे, फ्यूचर में भी पढ़ोगे ये टॉपिक, तो ध्यान से सुनना, बहुत बार सुनोगे टर्म्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो नीड करता है प्रेजेंट की बिना कॉम्प्रोमाइज करे एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन का उनकी खुद की नीड्स मेंटेन करने की। यानी ये क्या है? ये वो डेवलपमेंट है जो हमारी, सपोज मैं हूं, मैंने आज के अपने रिसोर्सेज को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वैसा डेवलपमेंट है जो मेरी आने वाली पीढ़ी की जो नीड्स है उनको भी सेटिस्फाई करेगा। They will meet the needs of present without compromising, यानी बिना कॉम्प्रोमाइज करे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी होना चाहिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जून 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जो हुई थी, उसने अडॉप्ट किया एजेंडा 21 अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में। 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में एक एजेंडा अडॉप्ट किया था 21, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का था 21st सेंचुरी में। अब बात आती है एजेंडा 21 है क्या। जब बात आती है एजेंडा 21 की तो उसकी एम्स क्या है? वो एनवायरमेंटल डैमेज को कम्बाट यानी कॉम्प्रोमाइज करने में मदद करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, पॉवर्टी को देखना, डिसीजेस को कम करेगा, ग्लोबल सस्टेनेबल, सिर्फ सस्टेनेबल नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ग्लोबली जो हमारे रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। फिर हर लोकल गवर्नमेंट सेटअप करेगा लोकल एजेंडा 21। हर लोकल गवर्नमेंट को ये कहा गया था कि वो लोकल एजेंडा 21 सेटअप करेगा। फिर आता है रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, जी भर के यूज कर रहे हैं, तो भाई उनको प्लानिंग भी तो करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही तो बिना कॉम्प्रोमाइज करे फ्यूचर जनरेशंस को, तो उसको प्लानिंग भी तो करेंगे। तो जब प्लानिंग की बात आती है, अब क्वेश्चन आता है मैम कैसे प्लानिंग करें। तो देखो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने की। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है लिमिटेड, हम जानते हैं बहुत रिसोर्सेज कम में, इसलिए क्या होगा, ये जो रिसोर्सेज है ये यूज नहीं की जाती नेशनली, इसलिए हम कैश में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि भाई हम कहते हैं कितना पोल्यूशन। अभी हमने देखा था सर्दियों के टाइम पे दिल्ली साइड कितना सारा कोहरा था, कितना ज्यादा फॉग था, फॉग नहीं वो पोल्यूशन था, कितना ज्यादा पोल्यूशन, लोग मास्क ही पहन के निकल रहे। रिसोर्सेज कम हुई ना, अफेक्ट कम हुआ उनका। अवॉइड करना वेस्टेज,
वेस्टेज को अवॉइड करेंगे, और ओवर यानी जो रिसोर्स हम वेस्ट कर रहे हैं उनको अवॉइड करना, और ओवर यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं यानी ज्यादा यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं रिसोर्सेज को उनको भी कंट्रोल में करें। फिर आता है ये होगा कैसे, कोई मेथड तो होगा रिसोर्स प्लान करने का, तो कैसे, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग identification of inventory of resources, evolving of planning structure, matching resources development plans with overall national development plans। यानी आइडेंटिफाई करना पहले इन्वेंट्री, पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री रिसोर्सेज का कितना है, यानी इन्वेंट्री यानी स्टॉक रिसोर्सेज का, इन्वेंट्री यानी स्टॉक रिसोर्सेज का कितना है। इवॉल्व करेंगे एक प्लानिंग स्ट्रक्चर की कैसे हम प्लान करेंगे, यानी इतनी रिसोर्सेज इतनी इतना इतना यूज करेंगे। फिर आता है मैच करना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल, जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाए हैं उनको मैच करेंगे हम, कि अगर हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान यहाँ है और हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान यहाँ है तो वो मैच होना चाहिए जिससे सब चीज इक्वली रहे। फिर आता है रिसोर्स का कंजर्वेशन, डिप्लीशन रिसोर्सेज हो रही है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, तो भाई कंजर्वेशन भी तो होगा, कैसे कंजर्व करेंगे। तो इरैशनल कंजम्पशन मतलब ज्यादा से ज्यादा बिना रैशनली हम देखे ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है। अब इन प्रॉब्लम्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यानी हटाने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन अलग अलग लेवल्स पे जरूरी है। अलग अलग लेवल्स यानी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल, इन तीनों लेवल्स पे जरूरी है, इससे भी ऊपर लेवल होगा तो उसमें भी जरूरी है। महात्मा गांधी ने कोट कहा था, महात्मा गांधी यानी बापू, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड नॉट फॉर एनीबॉडीज नीड। यानी हमारे इंडिया के पास उन्होंने इससे बोला था कि हमारे पास जो है सबकी जरूरतों के लिए चीजें हैं लेकिन किसी के लालच के लिए चीजें नहीं है। फिर आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, सी मैंने ग्राफ भी बनाया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, इन सबको सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट। लैंड जो है वो एसिड है फाइनाइट मैग्नीट्यूड का। क्या है, एसिड, यानी एक लिमिटेड जगह है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड यानी लिमिटेड जगह। लिमिटेड जगह है और ऐसा एसिड है जिसकी लिमिटेड जगह। जैसे आप देखोगे चार्ट में 27%, 30%, 40%, प्लेन्स है 27%, ये प्लेन्स है। प्लेन्स, ये माउंटेन्स है, ये प्लैट्यूज है। तो इनका क्या कहते हैं, लिमिटेड जगह है। ये देखो प्लेन्स कितने हैं, 43%, प्लैट्यूज कितने हैं, 27%, और माउंटेन्स कितने हैं, 30%। फिर आता है जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का ऐसा है तो यूटिलाइज कैसे करेंगे उनका। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इतना इतना है, 27% हमारा प्लैट्यूज है, 43% हमारा प्लेन्स है, 30% हमारा माउंटेन्स है। तो उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो देखो लैंड रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज की जाती है किन किन पर्पस के लिए। अभी हमने देखा प्लेन्स, प्लैट्यूज, माउंटेन्स, इन सब चीजों में डिवाइड हो गया, लेकिन इनको यूज भी तो करेंगे। सब पे थोड़ी ना बिल्डिंग्स बन सकती हैं, सब पे थोड़ी ना या एनिमल ग्रेजिंग हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो कैसे करेंगे, पहला है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया हो गया हमारा लैंड यूज। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी ऐसी लैंड भी होगी जो कल्टिवेशन के मतलब की यानी यहाँ क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती, ग्रो ही नहीं की जा सकती फार्मर्स के। फिर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी परमानेंट ग्रेजिंग लैंड जहाँ जानवर वो कहते हैं ना अपना खाना घास पास जो खाते हैं हमारे हार्बीवोरस,
जो वो अपना नॉर्मल चल कर सकते हैं। फिर लैंड अंदर मिसलेनियस यूज यानी अलग अलग यूज किए थे, बिल्डिंग प्रॉपर्टीज वगैरह। कल्टीवेबल वेस्टलैंड यानी वो होता है कि डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ सारा कचरा जाता है, तो वो भी एक लैंड होगी लेकिन वो कल्टीवेबल होगी। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी जो कल्टीवेशन के लिए है लेकिन लोग यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। फिर है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया होता है फिजिकल एक्सटेंट लैंड का जहाँ क्रॉप्स जो है हार्वेस्ट के लिए रखी जाती है। क्या की जाती है? हार्वेस्ट के लिए रखी जाती है, उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। फिर आता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्या होता है? एरिया जो एक बार एग्रीकल्चर ईयर में हो गया, जितना हमारा सपोज हमारा इतना एरिया है, इसमें से इतना जो हमारा एक साल के एग्रीकल्चर के लिए हो गया, तो उससे ज्यादा है ना, लेकिन ये चीजें तो ज्यादा है ना। देखो ये चीजें तो ज्यादा है ना, ये ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा है ना ये। तो जब ये एक्स्ट्रा चीजें जो है, एक्स्ट्रा जगह जो है, प्लस नेट सोन एरिया यानी ये से एरिया जहां हमने सो किया था, कौन सा एरिया? जहां हमने अपनी क्रॉप्स हार्वेस्ट के लिए रखी थी, उसे कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्या कहते हैं? ग्रॉस क्रॉप एरिया। उसके बाद बात आती है सी डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैं दिखा रही हूँ बराबर कैसे। सी ध्यान से देखो, फॉरेस्ट हमारा ये है, सबसे ज्यादा पोर्शन, अभी हम इन चीज को नहीं देखें, सबसे ज्यादा पोर्शन फॉरेस्ट कवर कर रहा है। फिर आ रहा है बैरन और अनकल्चरेबल लैंड यानी जो कल्चर नहीं की जा सकती वैसी वेस्ट लैंड। एरिया अंदर नॉन एग्रीकल्चर यूज। परमानेंट पैस्चर जो हमने किया, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स या ग्रोव्स। कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड, फॉलो आफ्टर। फिर ये है हमारा नेट सोन एरिया यानी यहाँ क्रॉप्स हार्वेस्ट, यानी इतना एरिया हम पे हार्वेस्ट करें, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग? 1960-61 के अकॉर्डिंग था। ये किसके अकॉर्डिंग था? 1960-61 के अकॉर्डिंग। अब जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं 2014-15 के अकॉर्डिंग। तो देखो उसमें भी नेट सोन एरिया हमारा सबसे ज्यादा है, देखो, लेकिन थोड़ा ज्यादा हमारा फॉरेस्ट भी हो गया। ये देखा डिफरेंस? ये ग्राफ इससे कि आप डिफरेंस देख सको दोनों सालों में क्या क्या हुआ था। फिर आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। लैंड जो डिग्रेड हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण है, और उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो जब कंजर्व करने की बात आती है तो कॉजेस क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटाई। चिपको मूवमेंट सुना है? जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने चिपको मूवमेंट के बारे में, जहां लोगों ने पेड़ कटने से के लिए, ना कटे उसके लिए, पेड़ों को लिटरली हक कर लिया था। आई थिंक एक सीरियल में भी चिपको मूवमेंट का टाइप दिखाया था लिटरली। तो वो चीज है कि ये मूवमेंट तब तक कि डिफॉरेस्टेशन ना हो। अब जब पेड़ कम होंगे, हम लोग की आप एक चीज देखो, नोटिस करना, जब भी आप बाइक्स पे जाओ या फैमिली के साथ जाओ, कभी भी विंडो ओपन, कार की विंडो ओपन करके देखना, या बाइक्स पे आओ, महसूस करना जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहां का मौसम भी ठंडा होगा, वहां आपको गर्मी नहीं लगेगी, वहां मॉइस्चराइजिंग फील होगा। तो वही सेम चीज है, डिफॉरेस्टेशन हुआ लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। ओवर ग्रेजिंग यानी जो जगह लोग गाय भैंसों को नहीं थी घुमाने की, वो जगह भी यूज हो गई, वो भी बहुत ज्यादा। फिर माइनर क्वेरिंग, हर जगह खोदना, सब चीज करना, क्वेरिंग करना, ये सब चीजों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गई। फिर बात आती है ओवर इरिगेशन यानी जहां पानी से, इफ मैं अगर किसी प्लेन पे खड़ी, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, ये बिल्कुल कल्टीवेबल है, मतलब यहाँ क्रॉप्स हो सकती हैं, यहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती है, सब हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सपोज चावल कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमने इतना पानी डाल दिया जितना एक्सटेंड जरूरत भी नहीं थी। तो वो चीज हो गई ना कि हमने ज्यादा ग्रो कर ली, ज्यादा पानी डाल दिया और सारी फसल भी खराब हो गई। तो ओवर इरिगेशन की वजह से भी लैंड खराब होती है। अब इसके मेजर्स क्या है? अभी मैंने बताया प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन आता है कि सारे प्रॉब्लम्स तो बता दिए, कुछ तरीका तो होगा ना सॉल्व करने का, तरीका बिल्कुल है। देखो अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना, अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ उगाना। तो अफॉरेस्टेशन होना दैट्स अ पॉजिटिव साइन, मेजर यानी पॉजिटिव साइन।
अफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेज, यानी हर जगह नहीं, जो प्रॉपर जगह है उसको मैनेज करना। स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यूज, यानी जो होते हैं ना कि थोड़े थोड़े मिट्टी के गत्थर से हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है सैंड एक जगह, तो उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, तो उन्हें स्टेबलाइज करना। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर मैनेज करना वेस्ट लैंड को, जो वेस्ट लैंड है हमारी, जो हमारी डंपिंग ग्राउंड है, उसका प्रॉपर यूज हो। फिर आता है माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इसको कंट्रोल करना, माइनिंग एक्टिविटीज, यानी हर जगह खोदो मत, जो जगह पर्टिकुलरली है उसकी वहां जगह करो। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजिंग, यानी देखो आई थिंक फिल्म थी जिसमें आई थिंक जो इसी के ऊपर थी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट, इस चीज के ऊपर ही थी। तो उस मूवी में क्या दिखाया था, ऐसी मूवी थी एक, मैं आई थिंक क्लिप भी दिखाऊंगी आपको अगर हो सकेगा तो, उसमें वो इसी चीज के ऊपर थी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो बहुत ज्यादा था एक कंपनी का, हॉस्पिटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट करके अपनी कंपनी का सारा वेस्ट इंडिया में डालते थे। क्या करते थे, इंडिया में डालते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के लोग सफर करने लग गए। उन लोगों को लगता था कि इंडिया के लोग वेस्ट लैंड, राइट, जैसे एक मूवी है, राइट, तो वो जो मूवी का इफेक्ट था उसका क्या हुआ, प्रॉपर डिस्चार्ज, यानी वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं होता था। तो उसमें जो इंस्पेक्टर था, उस इंस्पेक्टर ने क्या कहते हैं उस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, प्रॉपर सब चीजें की, एंड जिसने वो किया था उसका वेस्ट उसके पास ही भेजा कि जो प्रॉपर जगह है, इंडिया इज नॉट अ वेस्ट लैंड, इंडिया इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो जगह है वेस्ट करने की उस जगह डालो, डंपिंग ग्राउंड होते हैं पर्टिकुलरली वहां डालो। ठीक है, यानी प्रॉपर मैनेज करना और डिस्पोज करना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। फिर आता है टॉपिक सॉइल एज अ रिसोर्स। हमने भी रिसोर्स की बात करी, डेवलपमेंट की बात की, लैंड डिग्रेडेशन की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आती है एक रिसोर्स होती है, वो है सॉइल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक मीडियम है जो सपोर्ट करता है अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेडरॉक, यानी कहते हैं ना नींव, सॉइल की जो नींव है, जैसे हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं उसकी नींव रखी जाती है कि हम इसके हाथ में नींव रख पाएंगे, तो बेडरॉक यानी स्टार्टिंग रॉक, स्टार्टिंग चीज। क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहां की उपजाऊता कैसी है, फोर्स, नेचर के फोर्सेस क्या करते हैं, टेम्परेचर में चेंज होना, रनिंग वाटर में चेंज होना, ग्लेशियर्स में चेंज होना, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी में चेंज होना। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सॉइल, सॉरी ना, कंजर्वेशन। ये जो डायग्राम है ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन। कैसे कैसे हम पानी को कंजर्व करते हैं, इसमें मैं डायग्राम में थ्रू दिखाया है। सी, डैम्स, नल यूज ना करना, स्टोर करके रखना। अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जो पहला पेज था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, जो बात करता है रिसोर्सेज के बारे में कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजिकली फीसेबल है और इकोनॉमिकली एसेसेबल है। और ये रिलेशनशिप बता रहा था, एक डायग्राम बनाया था ट्रायंगुलर, एक ऐसा डायग्राम बनाया था ट्रायंगुलर, जो किसके बारे में था, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली, ह्यूमन बींग्स और इंस्टीट्यूशंस के रिलेशनशिप के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज कैसी कैसी होती है, पहले ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, अबायोटिक, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व्स। और ये भी बताया था कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट नेचर की, जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है। फिर हमने देखा था जो आउटलाइन करता है मेजर प्रॉब्लम रिसोर्सेज से, क्या क्या रिसोर्सेज का कुछ हैंड्स में, डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, डिवाइड किया था ना सोसाइटी को। यानी हम लोगों ने क्या क्या देखा, लैंड डिग्रेडेशन देखा, क्या क्या से डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इन सब चीजों की वजह से हुआ। उसके बाद बात है कि मैम रिसोर्सेज हो गए, सब चीज हो गई, फिर उनका मेजर्स क्या होंगे, अफॉरेस्टेशन मेजर्स, जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, मैंने एग्जांपल दिया फिल्म का,
उसमें एक क्लिप है जो SEF में दिखाऊंगी, वो जब वो क्लिप यूज होती है तो उसमें ये दिखाया कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है वो कैसे कैसे थे, वो प्रॉपरली कैसे कैसे उन्हें उस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया, प्रॉपरली यूज किया। ओके, हमने आज इतना पढ़ा, कल हम लोग थोड़ा और इससे देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, आज के आगे की टॉपिक्स देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।